सवाल ये भी तो क्या यूक्रेन, बाइडेन और यूरोपीय देशों ने युद्ध की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया? क्रेमलिन का ऐसा ही कहना है कि आपको बताते हैं कि इनसाइड स्टोरी इस मामले में क्या है। इनसाइड स्टोरी ये है कि जिस रेड लाइन की बात हो रही है वो रेड लाइन क्या है, सबसे पहले ये समझिए। युद्ध के 11 महीनों में अमेरिका, नेटो और यूरोप के देश यूक्रेन को न सिर्फ डिफेंसिव वेपन दे रहे हैं, ऐसे हथियार दे रहे हैं जो यूक्रेन की रक्षा करें, बल्कि ऐसे हथियार नहीं जो रूस पर हमला करें, रूस की टेरिटरी पर हमला करें। ऐसे हथियार अब तक नहीं दिए गए, लेकिन अब जो है हालात बदल रहे हैं। अब यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो रूस पर सीधा अटैक कर सकते हैं। अपनी ही खींची रेड लाइन को बाइडेन ने क्यों क्रॉस किया, अब ये बताते हैं। ये सवाल बिल्कुल है कि बाइडेन ने कौन सी लाइन खींची थी, तो ये पहले जवाब आप दें। बाइडेन ने युद्ध शुरू होने के लगभग 15 दिन बाद एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और यूक्रेन को डिफेंसिव वेपन, कि ऐसे हथियार जो कि यूक्रेन को अपनी रक्षा करने में सहायता करेंगे, उसकी सप्लाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन बाइडेन ने यह भी कहा था कि अगर ऑफेंसिव वेपन दिए गए तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। अब अब्राहम टैंक यूक्रेन को देकर के बाइडेन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, जो रेड लाइन उन्होंने पहले ही खुद तय की। हालात ये बन चुके हैं कि अब 31 अब्राहम टैंक यूक्रेन को बाइडेन भेजने जा रहे हैं, जो कि यूक्रेन की ऑफेंसिव लाइन को और मजबूत करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का प्लान भी किया गया अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा नेटो की मीटिंग में F-16 देने पर सहमति बन चुकी है। अब जेलेंस्की ने भी फाइटर जेट की डिमांड कर दी है, तो अमेरिका अब F-16 फाइटर जेट देने की योजना पर काम कर रहा है। यहां तक कि नेटो की मीटिंग में यूक्रेन को मिग और F-16 फाइटर देने पर चर्चा हुई और सहमति भी बन चुकी है, यानी फुल फ्लेज सप्लाई की जा रही है ऐसे हथियारों की जो कि ऑफेंसिव अटैक में सहायक होंगे यूक्रेन के। तो तृतीय विश्व युद्ध की लाइन क्रॉस हो रही है। कैसे, आपको बताते हैं। अमेरिका ने 2022 में क्या किया, ढेर सारे डिफेंसिव वेपन दिए, जैसे कि हिमार्स प्लस नैसैम्स, उसके अलावा कई और एयर डिफेंस सिस्टम वेपन दिए, एंटी टैंक मिसाइल दी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दी, और अब 2023 में अब्राहम टैंक देने का ऐलान कर दिया। यह ऐसा टैंक जो सर्दियों के बाद कीचड़ भरे मैदानों में फर्राटा भर सकता है और रूस के सैनिकों पर सीधा हमला कर सकता है। ये डिफेंसिव टैंक नहीं है, बल्कि अटैक करने वाला टैंक है। और इसी टैंक के ऐलान के बाद रूस भड़क गया और कल पूरे यूक्रेन में ताबड़तोड़ 55 मिसाइल अटैक हुए हैं। अब आपको समरी तरह में बताता हूं, समरी तरह देखिए। अमेरिका ने क्या किया दिया, 2022 में हिमार्स और नैसैम्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। 2023 में 31 अब्राहम टैंक देने की लगातार बात हो रही है। और आगे क्या देने वाला है, आगे देगा F-16 फाइटर जेट। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो लाइन अमेरिका ने पहले खींची थी कि हम ऑफेंसिव हथियार देंगे, डिफेंसिव नहीं, उसको झुटला दिया। अब नतीजा क्या होगा, नतीजा यह होगा कि अब्राहम टैंक मिलता है तो तृतीय विश्व युद्ध की आहट आपकी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। परमाणु युद्ध होने की संभावनाएं इसमें हो सकती हैं। साथ ही साथ रूस वर्सेस नेटो की लाइन खींच जाएगी, क्योंकि रूस ये कह चुका है कि नेटो और यूएस जो कि लगातार सप्लाई कर रहे हैं ऑफेंसिव हथियार, यानी कि वो सीधे पार्टी बन चुके हैं। अब क्या होगा आगे ये बताऊंगा आपको। उससे पहले बताऊं आपको कि तृतीय विश्व युद्ध अगर होता है, क्योंकि अब यूक्रेन डिफेंस जिन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो सभी मेड इन रशिया थे, सारे मिक्स सीरीज के थे, ये सुखोई सीरीज के थे। यूक्रेन की एयरफोर्स के पास भी रूस के ही दिए हुए फाइटर जेट थे, लेकिन अब वॉर जोन में अमेरिकन फाइटर की एंट्री होती है तो विश्व युद्ध तय होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर अमेरिका अब्राहम टैंक की डिलीवरी देता है तो और F-16 देता है तो क्या होगा बताऊं आपको। उससे पहले हमारे साथ दो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, के सिन्हा साहब है हमारे साथ और तेज टिकू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों लोगों का। सर साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि युद्ध की इक्वेशन बदलेगी क्या अब जब बाइडेन ये कह चुके हैं कि जो अब तक ऑफेंसिव डिफेंसिव हथियार देने की लाइन उन्होंने तय की थी, अब वो टैंक देने जा रहे हैं, अब वो फाइटर जेट्स देने जा रहे हैं यूक्रेन को। आनंद, देखिए एब्सोल्युटली जाहिर है कि पूरा का पूरा इक्वेशंस तो बदल ही जाएगा। जो हम अभी ये बात कर रहे हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव के ऊपर में, और उनका मानना है कि शायद मार्च अप्रैल के आसपास हो, मगर मेरे अनुसार ये बहुत जल्दी ये हो जाएगा रशिया की तरफ से। ये जनवरी आप शुरू तो हो ही चुका है, अब रोल्ड होगा तो देखिए आप फरवरी के वाले वीक के बाद तो ये शुरू हो जाएगी। अब बात है कि क्यों ऐसा है, क्यों किया ऑल ऑफ अ सडन ये चीजें क्यों चेंजेस हो रही हैं। देखिए वो उनका ये मानना है, पेंटागन के अंदर में एक रिपोर्ट आई है, उनकी अपनी ओन रिसर्च है कि जो एक पुतिन बार बार कहते हैं कि ये परमाणु, और वो उनको कहते हैं ब्लफ है, ये ब्लफ है,
उनको दो चीजें मिली हैं। एक एश्योरेंस मिला है उनको चाइना से कि शायद रशिया कुछ नहीं करेगा, और रशिया परमाणु को लेकर के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात होती है, ये सब लेकर के बात हुआ है कि नहीं, उसकी रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी, वो एक ब्लफ है। दूसरा, थोड़ा रशिया के तरफ से भी बार बार आता तो है, मगर इन चीजों का अभी तक डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। जमीन के ऊपर डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डिप्लॉयड। मगर ये अमेरिका का एक ऑल रिपोर्ट है जिसको डूम्सडे क्लॉक का है, और वो साइंटिस्ट कहते हैं उसको 10 सेकंड कम कर दिया गया। तकरीबन 90 सेकंड, 10 सेकंड और भी कम हो चुका है, तो 1 मिनट से भी डूम्सडे का ये मतलब है। और देखिए, ये बढ़ करके 17 मिनट तक चला गया था। यदि आप देखेंगे 7 साल पहले, वो घटते 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 अब 90 सेकंड पे आ गई है, जो कि साइंटिफिक तरीके से इसकी हुई है। देखिए, जो आप क्यूबन क्राइसिस में देखे थे 1962 में, क्यूबन क्राइसिस एकदम आ गए थे न्यूक्लियर के मोड पे। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल रहेगा, मैं चाहूंगा कि कर्नल टिक्कू आप इस पर रोशनी डालें कि अब रूस की तरफ से कहा गया कि नेटो और यूएस अगर ऑफेंसिव हथियार सप्लाई करते हैं तो इस युद्ध में वो डायरेक्ट पार्टी बन जा रहे हैं। तो क्या ये संभावनाएं बन सकती है कि नेटो देशों के ऊपर रूस कोई अटैक करना शुरू करे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से? देखिए, एक्चुअली M1 इब्राहिम टैंक और लेपर्ड टैंक देने से तो डेफिनेटली वहां का पर्सपेक्टिव जो है यूक्रेन के अंदर काफी उसमें चेंज आ गया है जी। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये टैंक तो एब्सोल्युटली ये एक ऑफेंसिव वेपन है। हर प्रकार का टैंक एक ऑफेंसिव वेपन है, पहले तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आप सबसे आधुनिक टैंक देते हैं तो वो सबसे आधुनिक और सबसे ऑफेंसिव वेपन ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, अभी तक यूक्रेन के ट्रूप्स जो है रशिया में नहीं गए हैं जी, और रशियन ट्रूप्स यूक्रेन में हैं, वो उनके ईस्ट में हैं या कुछ नॉर्थ में भी हैं, नीचे साउथ में तो है ही। और हालांकि उन्होंने खेरसॉन वगैरह का कई इलाकों तो खाली कर दिया, लेकिन रशियन ट्रूप्स यूक्रेनियन टेरिटरी में है। तो M1 इब्राहिम और लेपर्ड टैंक्स का तो सिर्फ एक ही इस्तेमाल हो सकता है कि जहां जहां पर रशियंस हैं जी, वहां पर उनको वहां से खदेड़ा जाए। तो मुझे लगता है जब तक रशियन टेरिटरी में इन ऑफेंसिव वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा, और मैं ये मानता हूं कि क्रीमिया जो है रशिया उसको अपना टेरिटरी मानती है। अगर क्रीमिया में रशियन ट्रूप्स के पास हमला हुआ या डोनेस्ट लुसांक एरिया में हमला हुआ, क्योंकि वो एरिया भी रशिया ने अपने प्रोविंसेस में उसको जोड़ दिया है, तो डेफिनेटली मामला जो है काफी बिगड़ सकता है। लेकिन मैं अभी भी सोचता हूं कि शायद न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि क्या इससे अमेरिका और नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन इन हथियारों के यूक्रेन में आने की यही है। ये कम से कम अगर बाकी देश रशिया जो कह रहा है कि आप दोनों नेटो देश और यूएस इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हो, मैं यही मानकर चल रहा हूं, उसकी धमकी को सर जाया नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब और कर्नल टिक्कू, आप दोनों का जुड़ने के लिए।